Hello student, in this video I going to explain about very important topic cloning vector and this topic related to chapter biotechnology principle and processes और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा। प्रीवियस मैंने दो पार्ट्स में आपको मोस्टली चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और इस वीडियो में हम क्लोनिंग वेक्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि पार्ट सेकंड के बाद का ही टॉपिक है, क्योंकि मैंने पार्ट सेकंड में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में बताया था। सो उन्हीं टूल्स में से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोनिंग वेक्टर का। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में ओवरऑल फैक्ट अंडरस्टैंड करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। सो फर्स्ट थिंग हियर हम लोग क्लोनिंग से रिलेटेड पहले तो डिफिनेशन को समझते हैं कि आखिर क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। तो ये एक स्मॉल पीस है डीएनए का जो कि हम वायरस से या फिर बैक्टीरिया से लेते हैं, इनटेक करते हैं और मेंटेन करते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जिसमें कि पहले से कोई फॉरेन डीएनए या डिज़ायर्ड डीएनए हमने ऐड कर रखा है या इंसर्ट कर रखा है क्लोनिंग के पर्पस पे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। फिर से मैं समझाता हूँ, ये क्या है? एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है, ओके, जिसमें हमने क्या कर रखा है, जिसे कहाँ से लिया है हमने? या तो वायरस से ले रखा है, रेट्रोवायरस से ले रखा है, या तो बैक्टीरिया से ले रखा है। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ले रखा है। प्लाज्मिड आप जानते हैं, ये अगर एक बैक्टीरियल सेल है तो इसके पास एक खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ इसके पास एक और अलग चीज प्रेजेंट है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट प्रेजेंट है जिसमें खुद रेप्लिकेट होने की प्रोसेस होती है, कैपेसिटी होती है, और इसे ही हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड नाम देते हैं। सो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि हम और क्या चीज़ें बोल रहे हैं कि इसमें हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर रखा है। भाई प्लाज्मिड में मैंने आपको प्रीवियस ही बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम क्या करते हैं? मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के साथ साथ हमने इसमें क्या इंसर्ट कर रखा है? तो मैंने बोला ये फॉरेन डीएनए, ओके, जो डिजायर्ड डीएनए है इसे ऐड कर रखा है। तो ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी और इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। कुछ कॉमन क्लोनिंग वेक्टर्स के नाम हैं और वो नेम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट को हम प्लाज्मिड बोलते हैं और सेकंड को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है और प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है जो कि खुद से रेप्लिकेट होता है। तो यहाँ पे हम कुछ फीचर्स भी समझते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पहला फीचर होना चाहिए कि ये इनडिपेंडेंटली क्रोमोसोमल डीएनए खुद से रेप्लिकेट हो सके। तो ये क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड ना हो जो भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, बल्कि ये खुद से रेप्लिकेट होने की प्रोसेस जिसमें प्रेजेंट है, ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ ये हाई कॉपी नंबर पर सेल, मतलब सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉपी फॉर्म कर सके। सो प्लाज्मिड में कैपेसिटी होती है कि 15 to 100 कॉपीज पर सेल में फॉर्म करते हैं ये। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड इनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सो अलाइन डीएनए व्हेन इंटीग्रेटेड विद वेक्टर कैन मल्टीप्लाई इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ अ वेक्टर। अगर हमने प्लाज्मिड में कोई फॉरेन डीएनए ऐड किया है, सो प्लाज्मिड के साथ साथ वो फॉरेन डीएनए की कॉपी भी फॉर्म करे, ये क्वालिटी होनी चाहिए। फोर्थ क्वालिटी की बात करें, सो वेक्टर कैन बी इंजीनियर्ड फॉर इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। सो वेक्टर्स ऐसे हों जिन्हें हम इंजीनियर्ड कर सकें या लिंक कर सकें जिसमें फॉरेन डीएनए को, और साथ ही साथ उसे हम सेलेक्ट भी कर सकें कि ये रिकॉम्बिनेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो वेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई भी कर सकें, ये प्रोसेस होनी चाहिए। सो ये कुछ फैक्ट हैं, समझते हैं कि कैसे हम क्लोनिंग कराते हैं, जीन क्लोनिंग डिफरेंट वेक्टर्स में। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस का हमने एग्जांपल ले रखा है और इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैसे ओवरऑल प्रोसेस को करते हैं। तो फर्स्ट थिंग हियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया में कैसे करते हैं? आपने देखा ये क्या है? ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के पास उसका खुद का डीएनए है और साथ ही साथ प्लाज्मिड डीएनए है। हमने उससे प्लाज्मिड डीएनए ले लिया, मतलब वेक्टर ले लिया है, और फिर उसके बाद उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से पर्टिकुलर क्या लगाया है? कट लगाया है। एंड देन फॉरेन डीएनए जो हमने डिजायर्ड डीएनए लिया वो इसमें इंसर्ट कर दिया। अब देखिए ये क्या हो गया? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब रिकंबाइन किया ना हमने डीएनए को, तो हमने इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोला। और फिर हम इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे होस्ट सेल में, और होस्ट सेल डिवाइड होगी तो यहाँ पे आप जानते हैं 1 से 2 सेल्स फॉर्म होंगी। वायरस में कैसे करते हैं? वायरस में आप जानते हैं वायरस के पास वायरल डीएनए प्रेजेंट है। वायरल डीएनए को एज अ वेक्टर के फॉर्म में हमने यूज़ किया, देन उसके बाद उसमें फॉरेन जीन इंसर्ट किया। फॉरेन जीन इंसर्ट किया तो इसका मतलब अब वो क्या बोला जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोला जाएगा। देन उसके बाद हमने उसे पैकेज किया और फिर ट्रांसफेक्शन कर दिया, मतलब होस्ट सेल में उसे क्या है? इन्फेक्शन, ट्रांस इन्फेक्शन कॉज किया, जिसकी वजह से ये जो वायरल डीएनए था, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, वो इंटर हो जाएगा होस्ट सेल में। और जब होस्ट सेल बर्स्ट होगी, ठीक है, जब इनका इन्फेक्शन इंक्रीज होगा तो सेल क्या करेगी? लिसिस करेगी, और लिसिस होने की प्रोसेस में बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। सो ऐसी एक्टिविटी होती है जीन क्लोनिंग विद डिफरेंट वेक्टर्स की। सो क्या क्या फीचर्स होते हैं रिक्वायर्ड जो कि फैसिलेट होने चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर में? सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्ट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
कोई भी वेक्टर हो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड वन, क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए और वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल, और वो जीन होना चाहिए जिसमें कि हम इसे क्लोन करने वाले हैं प्लांट एंड एनिमल में। सो मोस्टली तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते हो, देन फोर्थ फैक्टर को अलग किया गया है, उसे हम यहाँ पे नहीं रखते हैं कि कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर में। तो मोस्टली हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझा, को रीड किया, सेलेक्टेबल मार्कर एंड देन क्लोनिंग साइट, एंड देन फोर्थ वन हम बोलते हैं वेक्टर्स फॉर द क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो अंडरस्टैंड करते हैं इनके एक एक फैक्ट को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो हियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये एक वेक्टर है, ये ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है PBR322। अब इसका नाम कैसे दिया गया ये समझ लेते हैं। जैसे इसका नाम PBR322 है, वैसे ही बहुत टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, PBR326, 327 ऐसे भी होते हैं। फिर उसके बाद PUC वेक्टर भी होता है। तो मतलब ये एक नेम है PBR। ये नेम कैसे दिया गया? सो P स्टैंड फॉर द प्लाज्मिड, P स्टैंड करता है प्लाज्मिड के लिए, B है साइंटिस्ट का नेम बोलिवर, और R स्टैंड करता है रोड्रिगेज। ओके, सो P का मतलब प्लाज्मिड, B का मतलब बोलिवर, R का मतलब रोड्रिगेज, एंड 322 ये इनका नंबर है। ठीक है, सो ये इनका नंबर है और ओवरऑल इन को डिस्कवर्ड किया गया है। और सबसे ज़्यादा जीन क्लोनिंग या जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जिस फॉर्म में वेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेक्टर हमारा PBR322 है, और आपके सिलेबस में भी सिर्फ यही PBR322 दिया हुआ है। सो इसमें पहले पॉइंट जो मैंने बोला कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कौन से फीचर्स चाहिए जो रिक्वायर्ड होते हैं क्लोनिंग वेक्टर में, और पहले फीचर की हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हमने क्या बोला था, ORI। तो ये क्या है, ये एक प्लाज्मिड है, ये एक वेक्टर है PBR322, और जिसमें ये जो आप साइड देख रहे हो, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ORI। ORI का मतलब आप जानते हैं डीएनए में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इज दैट क्लियर? सो डीएनए में एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस पेयर का सेगमेंट प्रेजेंट होगा, सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जहां से कि होस्ट सेल में ये आगे जाकर के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को डन करेंगे। सो इन्हें ही हम बोलते हैं ORI बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होना चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर में। और ये क्लोनिंग वेक्टर जो PBR322 है, इसमें ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पॉइंट प्रेजेंट है। जब हम इसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे तो ये वहां पे रेप्लिकेट होगा, डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, और साथ ही साथ जो हमारा टारगेट डीएनए है, या जो हमारा फॉरेन डीएनए है, या जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उसकी भी कॉपी फॉर्म करेगा। सो इसलिए ORI होना इसेंशियल है, और ये PBR322 में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने बोला था दूसरा, वो हमने बोला था सेलेक्टेबल मार्कर। अब देखिए सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, तो वर्ड से समझिएगा। मैंने बोला क्या, मैंने बोला सेलेक्टेबल मार्कर। अब देखिए सेलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना मतलब चूज करना। ठीक है, तो चूज करना हो गया सेलेक्टेबल का मतलब। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, मार्कर। मार्कर का मतलब क्या है, जैसे आप बोलते हो कि भाई कोई चीज़ मार्कर हमने कर दी है, किसी को डोमिनेटेड कर दिया है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। जैसे दो चीज़ें हैं, वाइट पेपर है और एक में हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, और हमने बोला कि भाई ये जो चीज़ है मार्क करने के बाद ये थोड़ा सा डोमिनेटेड हो गई है उस वाइट शीट जिसमें मार्क नहीं किया था उसके कंपैरिजन में। तो सेलेक्टेबल मार्कर का भी मतलब क्या है कि हमने चूज कर रखा है, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर रखा है, उस चीज़ को सिलेक्शन प्रोवाइड कर रखा है। सो वैसे ही PBR में कुछ सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं जिसके बेस पे हम प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं इसे समझिएगा। तो देखिए कुछ जो हमारे प्लाज्मिड हैं वो ट्रांसफॉर्मेट बोले जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेलेक्टेबल मार्कर, और कुछ होते हैं जिनमें ये नहीं प्रेजेंट होते। तो पहला तो हम सेलेक्टेबल मार्कर एज अ यूज कर रहे हैं कि ORI प्रेजेंट है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि ट्रांसफॉर्मेंट्स है या नहीं, कैसे है समझिएगा। देखिए इनटेक कर लिया हमने, जैसे ये एक बैक्टीरिया ली और दूसरी ये बैक्टीरिया ली। अब इस बैक्टीरिया में इसके पास इसका खुद का डीएनए है और साथ ही साथ क्या प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और इसमें भी इसका खुद का डीएनए है और इसके साथ साथ इसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है। अब प्लाज्मिड में इनमें से एक बैक्टीरिया है जिसके प्लाज्मिड में कुछ एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। जैसे इस बैक्टीरिया में क्या मैंने कर दिया, मार्क कर दिया कि कुछ एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसे नाम देते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ABR। इज दैट क्लियर? और ये वाला जो बैक्टीरिया है इसके प्लाज्मिड में नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, मतलब इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर नहीं प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो कराया। ठीक है, जिस मीडियम में हमने ग्रो कराया उस मीडियम में हमने दो एंटीबायोटिक डाल रखी हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक हमने डाल रखी है जिसे कि हम एम्पीसिलिन बोलते हैं, और दूसरी एंटीबायोटिक जो हमने डाल रखी है वो एंटीबायोटिक जो हमने ली है वो है
टेट्रासाइक्लिन। क्लियर है, 2 एंटीबायोटिक रखे। अब ये जो पहली वाली बैक्टीरिया थी, जब इसे हमने इस मीडियम में इंट्रोड्यूस किया तो इसके पास पहले से एंटीबायोटिक प्रेजेंट थी, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, मतलब इसके ऊपर इस एंटीबायोटिक का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी बैक्टीरिया को हमने कल्चर मीडिया में इंट्रोड्यूस किया तो ये क्या है, डाइजेस्ट हो जाएगी, मतलब ये किल हो जाएगी। तो इस बेस पे हमने जाना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या, एंटीबायोटिक है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि वो किल ना हो, हार्म ना हो, तो इसे भी हम एज अ यूज करते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो जिस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, एबीआर प्रेजेंट था, उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर वाला प्लाज्मिड बोल रहे हैं। लेकिन जिसमें ये पावर नहीं प्रेजेंट उसे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब नॉन सेलेक्टेबल मार्कर वाले प्लाज्मिड बोल रहे हैं। तो ये प्रोसेस होती है। और जैसे कि प्लाज्मिड में मैंने बोला कि ये खूबी होनी चाहिए, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो इस प्लाज्मिड में एएमपी, दैट मीन एम्पीसाइक्लिन प्रेजेंट है, एम्फीसिलिन प्रेजेंट है, और उसके साथ ही साथ टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। तो अगर हम इसे होस्ट बैक्टीरिया में ग्रो कराएंगे, होस्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज ऑफ उसमें एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट हैं, जो कि ये जीन्स प्रेजेंट हैं, जो कि इसे क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एज अ सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है वो एम्फीसिलिन, और ये वाला जो पूरा रीजन है वो टेट्रासाइक्लिन का रीजन शो करता है। उसके साथ ही साथ कैनामाइसिन, ऐसे जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ये एज अ सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने आपको ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सेल भी बता दिया। नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जिसे हम बोल रहे हैं, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोनिंग साइट का प्रेजेंट होना। अब ये क्लोनिंग साइट क्या होती है, तो हमने बात की थी सेकेंड पार्ट के वीडियो में स्टूडेंट, कि जो हमारी क्लोनिंग साइट है उसका मतलब ये है कि कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होने चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया था कि जब आप बोथ साइड से रीड करो तो वो सेम रीड करने पे आए, जैसे कि डाल्डा एग्जाम्पल आपको बताया था। तो इस तरीके की चीज़ें अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट। अब जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, इस क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर में आप देख पा रहे हो कितनी क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है। तो ये BAMH फर्स्ट, SAL फर्स्ट, HIN थर्ड, CLA फर्स्ट, EcoR फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, ये सब क्या हैं, ये सब हैं क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट का मतलब ये कि ये एग्जैक्टली कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रखे हैं अपने पास में, वो जो 6 बेस पेयर मैंने बताए थे। और अगर इन्हें जैसे हमने कोई फॉरेन DNA इंसर्ट किया, जैसे ये HIN थर्ड आपको दिख रहा है, ये HIN थर्ड है, ठीक है। अब HIN थर्ड वाला ही अगर हमने यहाँ पे फॉरेन DNA इनको दिया तो ये जो HIN थर्ड है ये यहाँ से क्या है, रिप्लेस हो जाएगा, और इसकी जगह मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर्टिकुलर HIN थर्ड के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद इसे यहाँ से रिमूव करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, और उसके बाद जो हमारा फॉरेन DNA है, जो कि फॉरेन DNA हमारा यहाँ पे आने वाला है, सो ये फॉरेन DNA का पार्ट यहाँ से आकर के इस HIN थर्ड रीजन पे ऐड हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये प्रोसेस होती है, इसे ही हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट। ओके, सो आई होप कि आप इन तीनों पॉइंट्स को, जो भी मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट, आई होप कि आप इन थिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। सो वैसे तो यहाँ पे अगर NCERT में जो हमारा PBR 322 दिया हुआ है, इसमें मोस्टली 8 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हैं, काउंट भी कर सकते हैं आप, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। तो ऐसा नहीं है, मोस्टली जो PBR 322 है उसमें 40 क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, 40 अबव भी आप बोल सकते हैं, तो मोस्टली 40 ही बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली। बट यहाँ पे इस क्लोनिंग साइट्स में ओवरऑल 8 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है इस PBR 322 में। तो ये ओवरऑल फैक्ट होता है, इसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइड। सो स्टूडेंट हियर फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की, मैंने बोला कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो फैसिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर्स में, देन सेलेक्टेबल मार्कर जिसे भी आप समझ चुके होंगे, देन क्लोनिंग साइट्स, और फिर उसके बाद वेक्टर्स फॉर द क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन जो भी हमारा PBR 322 था उसे हम किसी भी प्लांट्स या फिर जो भी एनिमल है उसमें क्लोन कर देते हैं। ओके, कैसे करते हैं वो अभी समझते हैं। नेक्स्ट थिंग है, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में मैंने बोला कि सीक्वेंस ऑफ अ DNA वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमने क्या है, अलाइन DNA व्हेन लिंक्ड टू इट रेप्लिकेट विद इन होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में जो अलाइन DNA है उसके साथ साथ ये भी रेप्लिकेट होगा, ठीक है। देन इट कॉपीज ऑफ द
टारगेट डीएनए रिक्वायर्ड, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, वो भी इसमें क्या होगा, क्लोन होगा। तो ये हमने ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन समझा। सेलेक्टेबल मार्कर में हमने क्या बात की, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिट ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये भी बात मैंने बताई कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है या ट्रांसफॉर्मेंट्स है, इन चीज़ों को हम जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर थ्रू विच rRNA इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरियम एंड चेंज इनटू फिनोटाइप। कुछ मार्कर्स के रूप में हम rDNA को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एग्जांपल जैसे इन्होंने ई कोलाई का दे रखा है कि रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट एम्फिसिलिन एंड क्लोरोएम्फिसिनॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं जो कि नॉर्मल ई कोलाई में लैक होते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें क्या है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या इनके अगेंस्ट में हम इन्हें रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बताई। देन क्लोनिंग साइट के बारे में मैंने आपको बताया कि क्लोनिंग साइट क्या है, कि रीजन इन द वेक्टर वेयर लाइगेशन ऑफ टारगेट डीएनए टेक्स प्लेस। वो रीजन जहाँ पे हमारा फॉरेन डीएनए जो हम चाहते हैं डिजायर्ड डीएनए, उसे हम क्या कर सके, ऐड कर सके, उसे हम लाइगेट कर सके विद द हेल्प ऑफ अ लाइगेज एंजाइम। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से हटा दिया उस रीजन को, है ना, उस क्लोनिंग साइट को हटाया और उसकी जगह पे क्या, फॉरेन डीएनए लगा दिया। तो फॉरेन डीएनए हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से लगाएंगे। देन क्रिएटेड बाई commonly used specific restriction enzyme at the recognition site, restriction site within a vector where ligation of aligned DNA takes place। तो restriction sites present होती है जो specifically जो एंजाइम है वो आइडेंटिफाई करता है एंड देन रिस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे अलाइन डीएनए को ऐड करता है। PBR322 के बारे में भी हमने जाना कि ई कोलाई है जहाँ पे एम्फिसिलिन जीन प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन जीन प्रेजेंट है और कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड जैसे कि BMH फर्स्ट, SAL फर्स्ट, ऐसे एग्जांपल्स भी हमने समझे। ओके, तो ये जो लाइगेशन ऑफ अलाइन डीएनए था, हमने ये भी समझा कि रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो है उनके पास में अलाइन डीएनए ऐड हो सकता है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन जो भी हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट थे। एंड देन उसके बाद हमने ओवरऑल प्रोसेस इस डायग्राम के बेस पे भी अंडरस्टैंड किया। तो आई होप यहाँ पे मुझे डायग्राम फिर से रिवाइज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये प्रोसेस हमने समझी एंड देन उसके बाद हम इसे क्या करने वाले हैं, हमने बोला कि इन अलाइन डीएनए इज लाइगेटेड एट BMH फर्स्ट साइट इन tetracycline resistance gene recombinant DNA loses its resistance against the tetracycline transformant recombinants। स्टूडेंट ये न्यू फैक्ट है, इसे यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे ये हमारा BAMH फर्स्ट वाला साइट वाला रीजन है, ठीक है, ये क्या है, हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। जब हमने यहाँ पे एंजाइम इंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो ये साइट क्या है, यहाँ से रिमूव हो गई। अब यहाँ पे ही हमारा जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो आके यहीं पर ऐड होगा विद द हेल्प ऑफ अ लाइगेज एंजाइम। तो जब हमारा ये BAMH फर्स्ट साइट रिमूव हुआ यहाँ से, तो सिंपल सी बात है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर PBR322 में प्रेजेंट थी, वो पावर यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो जाएगी। और रिमूव होने की वजह से अब ये इनएक्टिव साइट शो करेगा। मतलब कि अगर हमने इसे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में प्लेस्ड किया तो ये वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि अब इसमें वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पॉइंट हट गया। सो समझिएगा यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स प्लेटिंग बैक्टीरिया ऑन एम्फिसिक्लिन कंटेनिंग मीडियम बैक्टीरिया ग्रो। मतलब अगर हमने इसे एम्फिसिलिन में ग्रो किया तो वो ग्रो करेगा क्योंकि एम्फिसिलिन रीजन अब भी प्रेजेंट है। बट अगर हमने इसे ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग इन एम्फिसिलिन ट्रांसफर टू tetracycline medium transformant cannot grow and now non-recombinants grow due to gene get inactivated। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ से BAMH फर्स्ट रिमूव हो गया है, टेट्रासाइक्लिन रिमूव हो गया है, तो अगर हम इसे एम्फिसिलिन से ट्रांसफ़र करेंगे टेट्रासाइक्लिन में तो ये ग्रो नहीं होगा। इसे इनएक्टिवेटेड बोलेंगे और इंसर्शन प्रोसेस बोलते हैं इसे। तो अब यहाँ पे इन चीज़ों को भी आई होप आप समझ गए होंगे। देन क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ड्यू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड प्रोसेस ड्यू टू साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन टू डिफरेंट एंटीबायोटिक। तो हम उसे डिफरेंट एंटीबायोटिक जो है प्रोवाइड करेंगे, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप करेंगे, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो जैसे बातें हम कर रहे हैं कि भाई सेलेक्टेबल मार्कर को हम और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने मीडियम में ग्रो करके तो जान लिया कि हाँ सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है इस प्लाज्मिड में, उसके साथ ही साथ कुछ और साइट्स, मतलब कि अगर हम यहाँ पे बोलें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीक्वेंस
is inserted within coding sequence of enzyme beta galactosidase. Inactivation of enzyme insertional inactivation. अगर हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग सीक्वेंस एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया तो ये इनएक्टिवेशन एंजाइम शो करेगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से। एंड अगर हम इसे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करेंगे, क्रोमोजेनिक का मतलब होता है कलर जनरेटिंग थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ब्लू कलर ये कॉलोनी शो करेंगी बैक्टीरिया, जो भी प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया हमने ले रखा है, विद नो इंसर्ट। क्लियर है। और प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन इनकी कॉलोनीज जो है कोई भी कलर नहीं प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन अगर ये एक्टिवेशन फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये ब्लू कलर्ड प्रोड्यूस करेंगी। तो एक तरीके से इन्हें भी हम एज अ सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में बोलते हैं। देन अब हमने पूरी प्रोसेस समझ ली सेलेक्टेबल मार्कर को। अब हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने वाले हैं, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लाज्मिड इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो समझिएगा वेक्टर को कैसे क्लोन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल के केसेस में। देखिए प्लांट के वेक्टर और एनिमल के वेक्टर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया एंड वायरस को हम यूज करते हैं एज अ ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल बाय डिलीवरिंग जीन, ओके। तो प्लांट्स के केसेस में हम एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेंसिस, एक पैथोजन है जो डाइकॉट प्लांट्स का है, उसे यूज़ करते हैं। और एनिमल के केसेस में हम रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं। अब एग्रोबैक्टीरियम के बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए और रेट्रोवायरस के बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। एग्रोबैक्टीरियम आप जानते हैं ये कुछ प्लांट्स हैं, डाइकॉट प्लांट्स हैं, जिनमें ट्यूमर गाल डिजीज फॉर्म करते हैं, मतलब ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सेल जो है वो इनलार्ज ग्रोथ, मतलब बहुत ज़्यादा कैंसरस एक तरीके से बोल सकते हैं कि लिमिटेड ग्रोथ ना करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। और ये क्यों ग्रो कर रहा है? ड्यू टू द एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेंसिस, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद रेट्रोवायरस भी आप जानते हो, रेट्रोवायरस एनिमल्स में, एनिमल सेल में कैंसरस सेल फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सी डिजीज फॉर्म करते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी में अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इवन जो प्लांट्स है उनमें भी, जो हमने एग्रोबैक्टीरियम की बात की, उनमें वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उनके डीएनए में चेंजेस कर सकते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। हमें क्या करना है, इनके इसी फीचर को रेजिस्टेंट कर देना, मतलब इनके इस क्वालिटी को खत्म कर देना। ये हम इन विट्रो में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एन अंडरस्टैंडिंग of mechanism of delivering genes by pathogen to their host can help to understand the tools of pathogen and can be used to deliver gene to insert in human। हम जानते हैं कि ये जो भी होस्ट हैं उनमें इंट्रोड्यूस होते हैं और उन्हें इन्फेक्ट करते हैं, मतलब उनके डीएनए में, उनके न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस करते हैं, तो हम इसीलिए इनको एज अ यूज़ करने वाले हैं एज अ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जिसे हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम में जो प्लाज्मिड है उसका क्या नाम है, टीआई प्लाज्मिड। इसे हमने नॉन पैथोजेनिक कर दिया है कि ये प्लांट में आप कोई डिजीज ना ट्रांसफर कर पाए, एंड एबिलिटी टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू वेराइटी ऑफ प्लांट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स में हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकें। देन रेट्रोवायरस को भी क्या कर रहे हैं, हम डिसआर्म कर रहे हैं, डिलीवर्स जीन ऑफ इंटरेस्ट इन एनिमल, जिस भी एनिमल में हम चाहें इसे डिलीवर्ड कर सकते हैं अपने वेक्टर के साथ में, ठीक है। And when gene of inserted is ligated into a suitable vector transferred into suitable host, bacteria, plant और animal multiply। और जब हम इन्हें ट्रांसफर कर देंगे, चाहे वो रेट्रोवायरस हो या फिर टीआई प्लाज्मिड हो, ये उस ऑर्गेनिज्म में जाके ग्रो करेंगे। सो स्टूडेंट, ये प्रोसेस कैसे होती है इसे भी समझ लीजिए बहुत आराम से। जैसे सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या बताया कि हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस लिया। अब हम जानते हैं इसके पास ये बैक्टीरिया और इसके पास खुद का प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड का क्या नाम है, टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है। इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब जहां पे हम अपना फॉरेन डीएनए, जो भी हमारा डीएनए डिजायर्ड डीएनए का पार्ट है, उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने क्या किया सबसे पहले स्टेप में, इंसर्शन ऑफ अ जीन प्लाज्मिड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। सबसे पहले हमने अपना फॉरेन डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस किया टीआई प्लाज्मिड में रिस्ट्रिक्शन साइट पे विद द हेल्प ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस पार्ट को हटाया, रिमूव किया, एंड देन लाइगेज एंजाइम की हेल्प से अपना फॉरेन डीएनए ऐड कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अब हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी प्लांट सेल में या कल्चर का फॉर्मेशन करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टी डीएनए कैरिंग न्यू जीन विद इन प्लांट क्रोमोसोम। अब ये जो टी डीएनए हमने बनाया था, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए बनाया है, अब ये क्या है, रेप्लिकेट होने के बाद बहुत सारे जीन का फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारे डीएनए का फॉर्मेशन करेगा जिस जीन को हम चाहते थे उस डीएनए के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्लांट्स में इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो प्लांट्स में न्यू ट्रेट हमको दिखेंगे, या फिर इसी को हम ग्रो करेंगे और न्यू प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। एनिमल के केस में कैसे करते हैं, एनिमल वेक्टर कैसे फंक्शन करता है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, होस्ट सेल में सबसे पहले उस
वायरस को, उस रेट्रो वायरस को इंट्रोड्यूस किया जो हमने मॉडिफाई कर रखा है, ठीक है। मॉडिफाई किया, होस्ट सेल में गया ये, अब वायरल आरएनए है, ये क्या है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू। ये सब बातें आप जानते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। देन यहाँ डीएनए बना, डीएनए कहाँ गया, न्यूक्लियस में गया। अब न्यूक्लियस में आप जानते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, रेप्लिकेट होने के बाद ये फिर से यहाँ पे बाहर आएंगे और एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए आगे जाकर के क्या बनाएगा, एमआरएनए जाके प्रोटीन बनाएगा। ओके, सो ये आरएनए जीनोम फॉर नेक्स्ट वायरल जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा, बर्स्ट करेगा, और फिर आप देखेंगे तो बहुत सारे इनडिजायर्ड वायरल जीन का फॉर्मेशन होगा, जो डिजायर्ड जीन है उनका फॉर्मेशन होगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होती है स्टूडेंट, जो कि एनिमल वेक्टर और प्लांट वेक्टर के केसेस में हम समझते हैं। सो ये ओवरऑल फैक्ट था अबाउट द प्लाज्मिड, और मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आपको क्लोनिंग वेक्टर PBR322 के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊं और उसे एक्सप्लेन करूं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि वन टाइम में अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा वॉच करें और आराम से वीडियो को देखें, बुक से रीड करें, आपको पक्का समझ में आ जाएगा हर एक पॉइंट। सो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी है मेरा, और वो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ज़रूर इसका आंसर करिएगा, ज़रूर बताइएगा। BAMH SAL फर्स्ट, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, PVUL इको R फर्स्ट, CAL फर्स्ट एंड हिंद सेकेंड, इन सबके क्या फुल नेम हैं, इनका सोर्स क्या है, ज़रूर कमेंट्स में मुझे आंसर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।